हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपना जो टॉपिक बायोलॉजी का कक्षा 11 का चल रहा है वो चल रहा है बेटा सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, तो इसी टॉपिक के अंतर्गत आज अपन सबसे पहले राइबोसोम की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, किसकी संरचना पढ़ेंगे? राइबोसोम की। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो राइबोसोम होते हैं वो एक नग्न कोशिकांग है, पहली बात। और दूसरी बात, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन राइबोसोम का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखें, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिकाओं में, वैज्ञानिक का नाम क्या लिख रहा हूं मैं? पेलाडे। और दूसरा वैज्ञानिक मैं लिख रहा हूं बेटा रॉबिन्सन एंड ब्राउन। तो आप ये वैज्ञानिक याद रखेंगे बेटा। पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिकाओं में तथा रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा। ठीक है। इसके अलावा बेटा यह एक नग्न कोशिकांग है और बेटा सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी प्रकार की कोशिकाओं से मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका एज वेल एज यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बेटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। राइबोसोम के आकार एवं प्रकार का निर्धारण ये भी आपको मैं बता देता हूँ। राइबोसोम के आकार व प्रकार का निर्धारण राइबोसोम के आकार एवं प्रकार का निर्धारण श्वेतबर्ग इकाई। ठीक है। और इसको बेटा ऐसे प्रेजेंट करते हैं, द्वारा किया जाता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको राइबोसोम के अंतर्गत ये सीखनी है। ठीक है बेटा। एक बार मैं ये पूरी कहानी आपके सामने दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए कौन सा कोशिकांग पढ़ रहे हैं आज अपन। देखो बेटा, अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके। ठीक है। अपन कल केंद्रक के बारे में पढ़ चुके। अब आज अपन पढ़ रहे हैं बेटा राइबोसोम के बारे में। ठीक है। तो देखो, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिकाओं में तथा रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को खोजा। ठीक है। आगे चलिए। राइबोसोम को नग्न कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि बेटा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, इकाई कला, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। पर बेटा राइबोसोम के ऊपर इकाई कला नहीं होती है, इसीलिए राइबोसोम को अपन नग्न कोशिकांग मानते हैं। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद आप जान जाओगे कि राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है।
तो मैंने भी बोर्ड पे लिख दिया बेटा कि यह कोशिकांग सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। राइबोसोम के आकार एवं प्रकार का निर्धारण स्वेद वर्ग इकाई यानी कि एस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम में सबसे पहले तो आपको ये बिंदु याद करने हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ राइबोसोम के प्रकार, कि भाई राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ रहे हैं बेटा। तो आपकी जानकारी को मैं बता देता हूँ कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा 70S प्रकार के, ठीक है, और दूसरे होते हैं बेटा 80S प्रकार के। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एस शब्द का मतलब क्या है। अभी अभी आपको मैंने बताया है कि राइबोसोम के प्रकार और आकार का निर्धारण स्वेद वर्ग इकाई के द्वारा किया जाता है। तो एस जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये बेटा स्वेद वर्ग इकाई है। ठीक है ना। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, 70S प्रकार के राइबोसोमों की बात चल रही है। इस प्रकार के राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं, लिख दिया मैंने। इनकी छोटी उप इकाई 30S, देखो आप ऐसे बनेंगे, ये छोटी उप इकाई 30S और बड़ी उप इकाई 50S। ये तो बेटा छोटी उप इकाई हो गई। और ये बेटा बड़ी उप इकाई हो गई। आप इनको आपस में जोड़ना मत कि कहीं आप जोड़ के बोलने लग जाओ कि सर 50S और 30S तो 80S होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। 70S प्रकार के राइबोसोम में छोटी उप इकाई 30S और बड़ी उप इकाई 50S होती है। ठीक है, अब अपन को लिखना है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बेटा एक तो ये प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कौन से प्रकार के बारे में, राइबोसोम के 70S प्रकार के बारे में। अब दूसरी साइड में आ जाइए, कौन सा लिखा है 80S। क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहली बात तो बोलूँगा कि इस प्रकार के राइबोसोम आकार में बड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या बोलूँगा मैं कि इनके अंदर छोटी उप इकाई 40S और बड़ी उप इकाई 60S होती है। एक बार फिर आपको मैं बोलूँगा, कहीं आप बेटा जोड़ने बैठ जाएं कि 60 और 40 तो कितने होते हैं 100, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये 80S प्रकार के राइबोसोम में छोटी और बड़ी उप इकाई, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि भाई छोटी उप इकाई 40S होती है, बड़ी उप इकाई 60S होती है, इसी प्रकार से होता है। ठीक है बेटा, अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि ये राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कैरियोटिक
सेल्स में पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, कोशिकाओं और उसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में उपस्थित होते हैं। जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम जो कि आकार में बड़े होते हैं, जिनकी छोटी उप इकाई 40S और बड़ी उप इकाई 60S होती है, ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये बेटा दोनों के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, रुकिए ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन, याद रखना ये कंपटीशनों में बहुत आता है, Mg+2 आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। Mg+2 आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। वापस कह रहा हूँ, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन Mg+2 आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। एक और बात कह देता हूँ, प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण के समय बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़कर पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? या तो आप कह सकते हैं पॉलीराइबोसोम, या इसको अपन कह सकते हैं पॉलीसोम बनाते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं वो आपको मैं एक छोटे से चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ। देखो, मान लीजिए ये मैं बहुत सारे राइबोसोम बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये बना दिए, ठीक है। तो अब जो ये संरचना आपके सामने बन गई, जिसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़े हैं, है ना, तो इस संरचना को अपन पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और इस प्रकार की रचनाओं का विकास आपको मैं बता चुका हूँ कब होता है, प्रोटीन के संश्लेषण के समय। तो बेटा Mg+2 के बारे में याद रखना, एक बार दोबारा कह देता हूँ कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन कोशिका द्रव्य में Mg+2 आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब Mg+2 आयन की सांद्रता पर्याप्त होती है तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और इसी में आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम की बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़कर पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब अपन पढ़ेंगे लास्ट, राइबोसोम का कार्य। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, और हेडिंग मैंने लिख दिया बेटा राइबोसोम का कार्य। बहुत ही सरल है, एक लाइन का है बेटा, मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूँ। राइबोसोम को बेटा
इंजन ऑफ द सेल, कोशिका का इंजन कहा जाता है, क्योंकि बेटा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। कई बार छोटे प्रश्नों में ये बात पूछी जाती है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे बेटा, राइबोसोम। क्यों कहते हैं इसे कोशिका का इंजन, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो का, केंद्रक छिद्र। ध्यानपूर्वक सुनना, वैसे तो आपको बता चुका हूँ, केंद्रक कला में 400 से 500 एंगस्ट्रम व्यास के छिद्र पाए जाते हैं। कहाँ पे बेटा, केंद्रक कला में 400 से 500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, 1 × 10⁻⁻10 मीटर ये होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, केंद्रक कला में 400 से 500 एंगस्ट्रम व्यास के छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों को अपन केंद्रक छिद्र कहते हैं। प्रत्येक केंद्रक छिद्र की संरचना अत्यंत जटिल होती है। सबसे पहली बात तो ये बेटा, आगे इसमें अपन बोलेंगे, यह अष्टकोणीय सममिति दर्शाता है। अष्टकोणीय सममिति, केंद्रक छिद्र जो होता है वो अष्टकोणीय सममिति दर्शाता है। प्रत्येक केंद्रक छिद्र 8 सूक्ष्म गोलाकार कणों से घिरा रहता है। प्रत्येक केंद्रक छिद्र 8 सूक्ष्म गोलाकार कणों द्वारा घिरा रहता है। ठीक है ना बेटा, क्या बोला मैंने कि प्रत्येक केंद्रक छिद्र 8 सूक्ष्म गोलाकार कणों द्वारा घिरा रहता है। केंद्रक छिद्र और गोलाकार कणों के मध्य उपस्थित स्थान, केंद्रक छिद्र व गोलाकार कणों के मध्य उपस्थित स्थान, नाम को याद रखना बेटा, एन्यूली कहलाता है। क्या कहलाता है, एन्यूली। तो आप सभी बच्चे एक बार ध्यानपूर्वक सुन लें, जो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ये आपको केंद्रक छिद्र के अंतर्गत याद करना है। एक बार मैं इसे दोबारा से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें। ठीक है बेटा, तो देखिए, केंद्रक कला में 400 से 500 एंगस्ट्रम व्यास के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र कहते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। क्या होता है एंगस्ट्रॉम का मतलब, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, आगे चलिए। केंद्रक छिद्र की संरचना अत्यंत जटिल होती है। यह अष्टकोणीय सममिति को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक केंद्रक छिद्र 8 सूक्ष्म गोलाकार कणों द्वारा घिरा रहता है। केंद्रक छिद्र एवं गोलाकार कणों के मध्य उपस्थित स्थान को क्या बोलते हैं बेटा, एन्यूली। क्या बोलते हैं, एन्यूली। अब अपन लास्ट में केंद्रक छिद्र के कार्य, किसके कार्य पढ़ रहे हैं बेटा, केंद्रक छिद्र के। तो ये भी आप सुन लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक। केंद्रक में निर्मित होने वाला mRNA
केंद्रक में निर्मित होने वाला mRNA, ठीक है बेटा, तथा केंद्रिका द्वारा निर्मित राइबोसोम की उप इकाइयाँ केंद्रक छिद्र द्वारा ही कोशिका द्रव्य में पहुंचती हैं। तो ये लिखा है बेटा मैंने, केंद्रक छिद्र का कार्य है, केंद्रक में निर्मित होने वाला mRNA तथा केंद्रिका द्वारा निर्मित राइबोसोम की उप इकाइयाँ केंद्रक छिद्र द्वारा ही कोशिका द्रव्य में पहुँचती हैं। तो बेटा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, आज के इस वीडियो में बेटा एक तो आपको मैंने राइबोसोम की संरचना समझा दी और दूसरे बेटा केंद्रक छिद्र के ऊपर अपन ने संक्षिप्त टिप्पणी लिख दी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेटा केवल इतना ही। मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम से कम टॉपिक पढ़ने के लिए दिया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ के कंठस्थ रूप से याद कर सकें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।